हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग ने पिछली वीडियो में अमाशय के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोगों ने आहार नाल के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। पहला भाग मुख एवं मुख गुहा, दूसरा भाग ग्रसनी एवं ग्रासनली, तीसरा भाग अमाशय। तो हम लोगों ने इन तीनों भागों को पढ़ लिया था आहार नाल के। अब चौथा भाग आता है छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है ग्रहणी, ये है मध्यांत्र और लास्ट वाला है शोषांत्र। तो देखिए, तो हम लोग ने आहार नाल के 3 भाग तक पढ़ लिया था, अमाशय तक। अब चौथा भाग आता है छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शोषांत्र। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो अमाशय का जो आखिरी भाग है, अमाशय के 3 भाग होते हैं, हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। पहला है कार्डियक, मध्य वाले को कहते हैं फंडिक और सबसे अंतिम भाग को कहते हैं पाइलोरिक। यहाँ से अमाशय का जो अंतिम भाग है पाइलोरिक, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ पर अमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक ख़त्म होता है, वहीं से छोटी आंत की शुरुआत होती है। और यहाँ से जो है छोटी आंत के बाद जो 5वां भाग आता है उसे कहते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद जो 5वां भाग आता है उस भाग को कहते हैं बड़ी आंत। तो जहाँ पे अमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक जो है वो ख़त्म होता है, वहाँ से छोटी आंत का प्रारंभिक भाग शुरू होता है। और जहाँ पर बड़ी आंत की शुरुआत होती है, वहाँ से जो छोटी आंत है वो ख़त्म होती है। तो अब देखिए, जो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं इसमें कि जो छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है। यानी यहाँ से लेकर के, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी होती है। तो जो छोटी आंत है उसकी लंबाई 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर लंबी। और इसकी चौड़ाई, ये वाला जो भाग है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तथा इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है और जो इसकी चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए, जो अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो भोजन का पाचन है वो आंशिक पाचन यानी थोड़ा सा पाचन अमाशय में होता है। फिर उसके बाद जो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन है वो छोटी आंत में होता है और छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण भी होता है। इसलिए हम एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे कि जो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन है और जो भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। इसलिए छोटी आंत को भोजन के पाचन का तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र कहा जाता है।
जो छोटी आंत है ये भोजन के पाचन का तथा भोजन के अवशोषण का मुख्य केंद्र होता है। अब देखिए जो छोटी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है ग्रहणी, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? ग्रहणी होता है, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम इंग्लिश में ड्यूडेनम कहते हैं। छोटी आंत का जो दूसरा भाग है उसे हम मध्यांत्र कहते हैं, इंग्लिश में जेजुनम। और जो तीसरा भाग है उसे शोषांत्र कहते हैं, इलियम। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, ग्रहणी, मध्यांत्र, शोषांत्र, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब सबसे पहले हम ग्रहणी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मध्यांत्र, फिर उसके बाद शोषांत्र। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ग्रहणी भाग है इसकी जो संरचना होती है ये सी आकार की होती है और कभी कभी इसे यू आकार का भी कहा जाता है। इसलिए आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा कि जो ग्रहणी की संरचना है ये सी तथा यू आकार की होती है। जो ग्रहणी की संरचना है वो सी तथा यू आकार की होती है। अब देखिए यहाँ पर छोटी आंत के ग्रहणी भाग में यहाँ पे एक नली आई है। इस नली में जो है, इस नली को हम कहते हैं पित्त अग्नाशयी नलिका। इस नली को कहते हैं पित्त अग्नाशयी नलिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब इस नली से जो है एक रस का स्राव होता है जिसे हम पित्त अग्नाशयी रस कहते हैं। यानी ये जो नली है इसे हम पित्त अग्नाशयी नलिका कहते हैं और इस नलिका से एक रस का स्राव होता है जिसे हम पित्त अग्नाशयी रस कहते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक जूस। अब देखिए ये नली कहाँ कहाँ से आती है, कैसे इसमें रस आते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस वाले भाग को हम यकृत कहते हैं, लीवर। इस भाग को कहते हैं पित्ताशय, गाल ब्लेडर। ये जो नली आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस नली को कहते हैं सिस्टिक नलिका। या सिस्टिक डक्ट। इस वाले नली को कहते हैं यकृत नलिका। और ये देख रहे हैं आप लोग, ये नली और ये नली, ये दोनों नली मिल करके एक नली बनाती हैं। इस नली को कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसे कहते हैं हिंदी में पित्त
वाहिनी, पित्त वाहिनी, ये भाग देख रहे हैं आप लोग, इस भाग को बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, पैनक्रियाज। इसमें ये नली आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस नली को बोलते हैं अग्नाशयी नलिका। अग्नाशयी नलिका, पैनक्रियाटिक डक्ट। तो देखिए हम लोग ने ये इतना सारा क्यों बनाया, क्या ज़रूरत थी इसकी। तो यहाँ पे देखिए जो नली आई है, यहाँ पर इस को कहते हैं यकृत। यकृत में जो है पित्त रस का स्राव होता है। यकृत में देखिए इस भाग को कहते हैं यकृत यानी लीवर। लीवर में जो है यानी यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत में पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण होता है। फिर उसके बाद यहाँ से आप लोग नली देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं यकृत नलिका। तो यकृत में जो पित्त रस का निर्माण हुआ है वो पित्त रस यकृत नलिका से होते हुए, फिर सिस्टिक नलिका से होते हुए पित्ताशय जिसे गाल ब्लेडर कहते हैं, इसमें जा कर के इकट्ठा हो जाता है, सांद्रित हो जाता है। यकृत में जो पित्त रस का निर्माण हुआ है ये यकृत नलिका से होते हुए फिर सिस्टिक नलिका, ये दोनों नली अलग अलग है। यहाँ से जो यकृत से आती है इसे यकृत नलिका कहते हैं, जो पित्ताशय से जो नली जुड़ी होती है इसे कहते हैं सिस्टिक नलिका। तो यकृत में जो पित्त रस का निर्माण होता है वो यकृत नलिका के द्वारा फिर सिस्टिक नलिका के द्वारा होते हुए पित्ताशय में जाकर सांद्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर हमारे शरीर को आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को, वैसे वैसे ये सिस्टिक नलिका और यकृत नलिका जो है ये दोनों मिल करके एक नली का निर्माण करते हैं जिसे हम पित्त वाहिनी यानी कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। सिस्टिक नलिका और यकृत नलिका ये दोनों मिलकर के एक सामान्य नली बनाते हैं, एक नली बनाते हैं जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं यानी पित्त वाहिनी। फिर उसके बाद जो पित्ताशय में पित्त रस जो सांद्रित है, जो इकट्ठा है, वो पित्त वाहिनी के द्वारा होते हुए इस तरह से आता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यकृत में जो पित्त रस का निर्माण हुआ है वो पित्त रस यकृत नलिका से होते हुए पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, सांद्रित हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, फिर वैसे वैसे ये दोनों नली मिलकर के एक नली बनाई है पित्त वाहिनी, उसी के द्वारा या पित्त वाहिनी के द्वारा ये यहाँ पर आती है। अब यहाँ से एक और ग्रंथि है जो जैसे यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसमें पित्त रस का स्राव होता है। उसी तरह से ये भी अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। और अग्नाशय में जैसे यकृत में पित्त रस का स्राव होता है, उसी तरह से अग्नाशय में अग्नाशयी रस का स्राव होता है जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। अग्नाशय में किसका निर्माण होता है? अग्नाशयी रस का। और ये जो आप लोग नली देख रहे हैं इस नली को बोलते हैं अग्नाशयी नलिका। यानी यहाँ से पित्त रस आता है और यहाँ से अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है। किस नलिका के द्वारा? अग्नाशयी नलिका के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं एक नली यहाँ से ये भी अलग है और ये भी अलग है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों नली मिल करके एक सामान्य नली बनाते हैं। इस नली को बोलते हैं पित्त अग्नाशयी नलिका। यानी इसके नाम पे भी पड़ा है और इसके नाम पे भी पड़ा है, इसलिए हम इसको पित्त अग्नाशयी नलिका कहते हैं। देखिए इधर पित्त यकृत से जो है किसका निर्माण होता है?
पित्त रस, जिसे बाइल जूस कहते हैं, ये इसके द्वारा यहाँ पर आता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये नीचे चला जाता है, ऊपर कैसे जाता है। यहाँ पर एक कपाट लगा होता है। जैसे यहाँ पर ग्रास नली के द्वारा भोजन आता है, यहाँ पर कौन सा कपाट लगा होता है, कार्डियक कपाट लगा होता है, जिसके द्वारा ग्रास नली से भोजन जो आमाशय में आया है वो वापस ग्रास नली में न जा पाए, इसलिए यहाँ पर भी एक कपाट लगा होता है। जैसे ही यकृत नलिका के द्वारा पित्त रस आता है, वो डायरेक्ट जो है पित्ताशय में चला जाता है और जाकर वहाँ इकट्ठा हो जाता है। और जैसे जैसे शरीर को आवश्यकता पड़ती है ये चला आता है और ये कपाट यानी ये दरवाज़ा खुल जाता है। और फिर यहाँ से जो है इस पित्त वाहिनी के द्वारा पित्त रस आता है और अग्नाशयी नलिका के द्वारा अग्नाशय में जो अग्नाशयी रस बना है, इस अग्नाशय में किसका निर्माण होता है, अग्नाशयी रस का। और ये अग्नाशयी रस किसके द्वारा आता है, अग्नाशयी नलिका के द्वारा। तो पित्त वाहिनी से पित्त रस और अग्नाशयी नलिका से अग्नाशयी रस, ये दोनों मिल करके एक नली बनाते हैं जिसे कहते हैं पित्त अग्नाशयी नलिका। और इन दोनों नलियों से जो एक नली मिलकर बनी है, इसमें दोनों का रस आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पित्त अग्नाशयी रस। यानी कि पित्त वाहिनी से पित्त रस और अग्नाशयी नलिका से अग्नाशयी रस का स्राव होता है। और ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलती है। पित्त वाहिनी से जो पित्त रस है और अग्नाशयी नलिका से जो अग्नाशयी रस है, ये पित्त अग्नाशयी नलिका द्वारा छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलता है। इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं इस रस में, जो भोजन के पूर्ण रूप से पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यही आप लोगों को समझाना था कि ये जो नली है कहाँ से आती है, एक यकृत से होते हुए आती है जिसे पित्त वाहिनी कहते हैं, और एक अग्नाशय से होते हुए आती है जिसे हम अग्नाशयी नलिका कहते हैं, जिसमें जो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलती है। और इस रस में अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो ये था हमारा छोटी आंत का दूसरा भाग, मध्यांत्र, जिसे जेजुनम कहते हैं। छोटी आंत का जो मध्यांत्र है, ग्रहणी भाग जो है वो मध्यांत्र में खुलता है। जो छोटी आंत का ग्रहणी भाग है वो कहाँ खुलता है, मध्यांत्र। और मध्यांत्र जो है वो छोटी आंत का मध्य भाग होता है, जिसकी लंबाई होती है 2.4 मीटर। यानी इसकी जो लंबाई होती है वो 2.4 मीटर, यानी जो मध्यांत्र है वो 2.4 मीटर लंबा होता है। बस इतना ही था मध्यांत्र के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये छोटी आंत का मध्य भाग है और इसकी जो लंबाई है वो 2.4 मीटर लंबी होती है। और अब हम पढ़ेंगे जो छोटी आंत का तीसरा भाग है, शोषांत्र। इसे इलियम कहते हैं। तो छोटी आंत का जो तीसरा भाग है और अंतिम भाग भी है, जिसे हम शोषांत्र कहते हैं। और ये ग्रहणी, मध्यांत और शोषांत तीनों में से जो सबसे लंबी है, वो इसका सबसे लंबा भाग जो है वो शोषांत्र है, जो 3.4 मीटर होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 3.4 मीटर। यानी ये ग्रहणी, मध्यांत, शोषांत्र में से सबसे लंबा भाग जो है वो शोषांत्र का है, 3.4 मीटर लंबी। और छोटी आंत के शोषांत्र भाग में रसांकुर पाए जाते हैं। अब रसांकुर क्या होता है, जिसे विलाई कहते हैं। छोटी आंत के शोषांत्र भाग में रसांकुर पाए जाते हैं। इनकी संरचना इस तरह से होती है, जो भोजन के अवशोषण की सतह को कई गुना बढ़ा देती हैं। इनकी संरचना इस तरह से कुछ होती है। आप देख सकते हैं
तो इसी तरह से छोटी आंत के स्वतंत्र भाग में रसांकुर पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे उंगली नुमा प्रवर्ध निकला होता है जिसे रसांकुर कहते हैं, और ये भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसकी इस तरह से ये सीधा रहता तो केवल इतने भाग में इतना ही भोजन अवशोषित हो पाता, और अगर इसकी संरचना इस तरह से है तो यहाँ भी भोजन अवशोषित हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर भी। तो इतनी सी जगह में यहाँ पर इतना भोजन अवशोषित हो पाया, और इस तरह से अगर इसकी संरचना रहेगी तो ज़्यादा भोजन अवशोषित हो पाएगा। इसलिए छोटी आंत के अंतिम भाग स्वतंत्र में रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण की सतह को कई गुना बढ़ा देते हैं। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है पूर्ण रूप से। प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है ग्रहणी भाग में, और शोषांत्र भाग में इनका पूर्ण रूप से अवशोषण होता है। तो बस इतना ही शोषांत्र के बारे में था। अब शोषांत्र खत्म हो चुका, अब हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत हम लोग का खत्म हो गया, अब अगला भाग है बड़ी आंत, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग जो है नोट्स ले करके बैठा करिए, ताकि हम जो भी पढ़ाएं आप लोग उसे लिख लिया करिए और अच्छे से उसे समझा करिए, उस पॉइंट्स को लिख लिया करिए।